नमस्कार। एग्जाम नज़दीक है और आप सब व्यस्त होंगे पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ाई से करने से पहले याद रखिए अपना मूड मैनेजमेंट ठीक करें। जितना अच्छा आपका मूड रहेगा उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। तो पहले अपने मूड ठीक करें, फिर पढ़ाई की बात करेंगे। नमस्कार, माय नेम इज एग्जाम एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। जी हाँ, स्कूलों में कोर्स तो पूरा हो जाता है पर विद्यार्थी अधूरा रह जाता है। हम देंगे आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस। मेमोराइजिंग टेक्निक। अपने कोर्स को 4 भागों में बांट लीजिए। Divide your courses into 4 parts: A, B, C, D. A is best known, B is less known, C is least known, and D is unknown. And start preparing the D, C वाला because it is human psychology. ये human psychology है कि जो आंसर आपको याद रहता है आप उसी को बार बार पढ़ते हैं। इसलिए A और B वाला जो आपको बेस्ट नोन और लेस नोन है उसको पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। आप पढ़िए D और C वाला जो कि लीस्ट नोन और अननोन। When you want to improve your concentration, आप जो पढ़ाई करने चाहें तो सीधे मत पढ़ें। पहले आप टेबल पर बैठें, 2 मिनट तक अपने आप को रिलैक्स करें। इसके बाद आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं उसको रिकॉल करें माइंड में, उस सब्जेक्ट का नाम, उसकी टॉपिक, उसकी सब टॉपिक। और जब उसकी सब टॉपिक को आप रिकॉल कर लें देन यू स्टार्ट लर्निंग। इससे आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, इससे आपका कंसंट्रेशन डेवलप होता है। स्लीप। अगर आपने ओवर स्लीप कर लिया तो आपकी जो रिकॉर्डिंग स्पीड है वो कम हो जाएगी। अगर आप अंडर स्लीप करेंगे तब आपकी वर्किंग एबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर आपने स्लीप कहीं डिस्टर्ब किया तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम हो जाएगी। तो याद रखिए आप एक साउंड स्लीप लीजिए। 6 आवर्स तो मिनिमम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको नींद फिर आती है तो 20-20 मिनट्स का स्लैप आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एक कैट स्नैप आप ले सकते हैं। एग्जाम के टाइम में ज़्यादा कम्युनिकेशन मत करें, कम से कम कम्युनिकेशन रखें, स्मूथ रखें, सॉफ्ट रखें। कोई तरह का आपके फ्रेंड्स के साथ अगर कोई मनमुटाव हो, कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो तो उसको डिस्कस ना करें। इससे आपकी रिकॉर्डिंग और आपकी रिटेंशन पर फर्क पड़ जाएगा। घर के माहौल को अच्छा बनाइए। टीवी स्पोर्ट्स पूरा बंद नहीं करिए, बस कम करिए। क्योंकि अगर पूरा बंद कर देंगे तो भी स्ट्रेस ऑटोमेटिक आ जाता है और इस स्ट्रेस से भी आपकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। पेरेंट्स बच्चों को दबाव ना डालें कि 90%, 95% सब दबाव मत डालें। और जिस पेरेंट्स को अगर लगता है कि नहीं 90 आना ही चाहिए तो उन्हें हमें एक छोटी सी सलाह देनी कि वो अपनी पर्सन को याद करें तो शायद उन्हें सुकून मिल जाएगा और बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे। बहुत रात तक जाके ना पढ़ें। आप अगर बहुत रात तक जाके पढ़ते हैं तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डेफिनेटली एक तरह की रीसेट होती है और अगर सेट ना हो पाए तो डिस्टर्ब होती है। अगर एग्जाम के बहुत पहले से आपने हैबिट बना रखी तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में रात को खाली अगर आप नई बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट करने जाएंगे तो रीसेट होती नहीं है। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और आपकी एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कंसंट्रेशन सब नीचे हो जाता है। तो याद करें जो आपकी रेगुलर हैबिट ऑफ स्लीप है उसी पर अपना टाइम टेबल मैनेज करें। इससे आपको रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बेहतर होता है। फ्रेश रहिए, कूल रहिए। थोड़ा योगा कर सकते हैं, थोड़ी जिम कर सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं। एक जगह बैठ के ना पढ़ें। एक जगह बैठ के पढ़ने से बोर्डम आता है, बोर्डम से इंटरेस्ट गिर जाता है। आप टहल के पढ़िए, वॉक करिए, घूमिए, टहलिए, छत पर, बालकनी पर, अपने रूम पर, हॉल में, जहाँ भी। जितना आप घूम के पढ़ेंगे एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है क्योंकि इस वक्त आपके सारे चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से ये आपकी जो पर डे रेगुलर हैबिट थी स्पोर्ट्स खेलने की तो वो कम से कम पूरा होता है। रिविजन करते समय ज़रूरी कि आप बैठ के पढ़ें, आप लेटे हुए पढ़ सकते हैं, घूम के पढ़ सकते हैं। एनी पॉस्चर जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस पॉस्चर पर आप पढ़ें। एग्जाम हॉल के अंदर में ये मत देखिए कि कौन कितने स्पीड से बना रहा है। आप ये देखिए कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है क्योंकि और रिकॉर्डिंग स्पीड कितनी है। आप ये रिकॉर्डिंग स्पीड और राइटिंग स्पीड को मैच करिए और उस तरह अपना क्वेश्चन बनाइए, ये आपके लिए बेहतर होगा। गेसिंग के रफड़े में ना पड़िए। जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कुछ लोग आपको बताएंगे कि ये गेसिंग आ रहा है, गेसिंग में मत जाइए। आप केवल अपनी जो पढ़ाई की है उस पर आप बने रहें और अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। वो लास्ट टाइम में गेसिंग ना देखकर स्ट्रैटेजी बनाइए, वो बेहतर होता है क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है तो आप पूरा कंसंट्रेशन उस क्वेश्चन में लगा देंगे। इससे आपने जो पुरानी फाइलें रिकॉर्ड की है वो बस फाइलें जो है आपकी रीसेट होती हैं और कहीं कहीं चले जाती हैं और फिर उसके टाइम में जो आप रिकॉल करते हैं तो वो नहीं आती। एक क्वेश्चन के कारण आप ढेर सारे क्वेश्चन का लॉस करेंगे। एग्जाम हॉल में अगर कोई इंस्ट्रक्शन जो आपको दिए जा रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन से कोई मन में फोबिया मत लाइए। वो इंस्ट्रक्शंस केवल उनके लिए होता है जो राइट्स ब्रेक कर रहे हैं। एग्जाम हॉल में जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं इंस्ट्रक्शंस को आप कूलली और स्मूथली सुनिए, उससे कोई टेंशन मत करिए कि वहाँ से भी फोबिया आ सकता है। कभी कभी इन्विजिलेटर बहुत हार्ड साउंड में कमांड देते हैं तो उससे ब्रेन को फर्क पड़ता है। आप बिल्कुल न्यूट्रलाइज होइए, उसको रिएक्ट मत करिए, सिर्फ सुन लीजिए वो क्या कह रहा है और आगे बढ़िए।
कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन इफर्ट के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हमेशा इफर्ट के बारे में सोचते हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा? आपके पास जितना समय बचा है वो गिनिए, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो गिनिए, और उन दोनों को साथ साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी फ्रेम करिए। इससे आपका एटीट्यूड डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप तैयार हैं इफर्ट करने के लिए, ना कि तैयार हैं कोई रिजल्ट सुनने के लिए। अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर नेगेटिव तत्व आ जाएंगे और आपका परफॉर्मेंस लेवल नीचे होगा। कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें। कॉन्सेंट्रेशन बनेगा जब आपका इंटरेस्ट लेवल डेवलप होगा। तो इंटरेस्ट लेवल को ना गिराएं, अपनी सिटिंग पोस्चर बदलें, अपनी एक्सप्रेशन बदलें, अपना साउंड बदलें, अपना पिच बदलें, ब्रेक लें, अच्छा खाते रहें, घूमते रहें, और इस तरह से अपने आप को मैनेज करें। जितना आप मैनेज करेंगे उतना कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जाएगा। जब आप पढ़ते हैं और आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है तो दरअसल ब्रेक नहीं होता, वो बढ़ जाता है। इसलिए उस पर आप नेगेटिव मत आने दीजिए। जब कंसंट्रेशन टूटता है तो कोई बात नहीं, टूटने दीजिए, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ वो बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा रेस्ट लीजिए और फिर रिकॉल करिए, वापस फिर आइए और फिर पढ़ाई शुरू करिए। अपने स्टडी टेबल पर आप कुछ चीज़ें खाने के रख सकते हैं, जिसको आप थोड़ा खाएं, क्योंकि जब भी आप कोई कठिन दौर से गुजरते हैं या कोई कठिन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपसे जब वो सॉल्व नहीं होता तो आपको टेंशन आता है। लेकिन उसी वक्त आप कोई चॉकलेट, कोई स्वीट या कोई ऐसा कुछ चीज़ अगर आप हल्की फूड में डालते हैं जो आपको टेस्ट लगता है तो फ्लेवर बदलता है, जिससे आपको जो टेंशन अटैक किया है वो टेंशन हट जाता है और आप नए सिरे से काम करते हैं। ब्रेक लीजिए, जितने हर 25 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लीजिए, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जितना ब्रेक में आप रिफ्रेश होकर आएंगे तो आपकी एनर्जी लेवल बेहतर रहेगी। जब आप ब्रेक में जाएं तो फिर पढ़ाई की बातें मत करें। कुछ लोग ब्रेक में जाकर फिर पढ़ाई की बातें करते हैं, इससे ब्रेक नहीं मिलता है, इसलिए फिर वो रिफ्रेश नहीं होते हैं। ब्रेक को डिज़ाइन करिए। आप ब्रेक में एक डांस कर सकते हैं, एक गाना सुन सकते हैं, अपने एक दोस्त से बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये सब करने से आपका मूड रिफ्रेश होगा। जब मूड रिफ्रेश होगा तो डेफिनेटली आपको कंसंट्रेशन बेहतर मिलेगा, बोर्डम दूर होगा। पेरेंट्स बच्चे पर कभी प्रेशर न डालें। प्रेशर डालने से बच्चों की परफॉर्मेंस कम होती है, और प्रेशर के कारण ही कुछ बच्चे बाद में जब रिजल्ट खराब होता है तो उस पर कुछ ऐसे स्टेप उठा देते हैं सोसाइटी के जैसे। ये जो सोसाइटी जो स्टेप्स हैं उसकी जो फाउंडेशन है वो अभी से ले हो जाती है। अगर आप प्रेशर डालते हैं और वो फेलियर होते हैं तब इस तरह के बच्चे ज़्यादा सोसाइटी में जाते हैं। अगर आप प्रेशर नहीं डालते हैं तो उनको उतने ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और उस कारण से वो फेस कर पाते हैं। इसलिए अपने बच्चों के दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट मत डालें। स्कोल्डिंग ना करें। स्कोल्डिंग करने से बच्चों में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। स्कोल्डिंग से इंटरेस्ट कम होता है। बच्चे जो हैं वो उनके जो सिस्टम है, लर्निंग सिस्टम है, वो स्लो डाउन हो जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें और अपने ज़माने की जो स्ट्रेटजी आप अपनाते थे उसको आप उनके साथ शेयर करें। फोर्स ना करें कि उसमें से पढ़ें, बल्कि शेयर करें कि वो कैसे पढ़ते थे। शायद वो इस तरह की चीज़ें आपका बच्चा अगर अप्लाई करके देखें, उससे अगर फ़ायदा पहुँचता तो बेहतर है। अक्सर ये देखा गया है कि एग्जाम में माँ बाप जो हैं बहुत शांत बैठे रहते हैं या बहुत ही वीरांगी घर में आ जाती है। ये वीरांगी जो है आपके बच्चे में बोर्डम लाती है, इंटरेस्ट कम होता है। इसलिए प्लीज़ आपका एग्जाम नहीं है, इसलिए आप अपने काम में लगे रहें। आप बस इतना देखिए कि बच्चे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पीक आवर्स, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ही घंटे होते हैं जो कि पीक आवर्स होते हैं। अपनी पीक आवर्स को पहचानिए। हर इंडिविजुअल की पीक आवर्स अलग अलग होते हैं। पीक आवर्स में कठिन सब्जेक्ट पढ़िए। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीक आवर्स में इजी सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं और जब डिफिकल्ट सब्जेक्ट आता है तो पीक आवर्स खत्म हो चुका होता है, उनको याद करने की तकलीफ होती है। तो पीक आवर्स अक्सर सुबह 7 से लेकर 10 तक, दोपहर के 12 से लेकर 2-2:30 बजे तक, और शाम के 6 से 5 से लेकर रात के 9, 10, 11, 12 बजे तक भी पीक आवर्स रहते हैं। इन्हीं में कहीं आपके पीक आवर्स आपको मिल जाएंगे। ढूंढिए अपनी। अगर आपको एग्जाम फोबिया आपके माइंड में है तो इसको आप कैसे न्यूट्रलाइज करें? जस्ट सेट एंड रिकॉल व्हाट यू ऑल नो, बिकॉज दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस to remove exam phobia, and talk to good people and talk to positive people. Always talk positive thinking, and that will definitely neutralize exam phobia. एग्जाम का डर जो है आपके दिमाग में अगर है तो कुछ ना करें, बस एक बार बैठ के सिर्फ रिविजन कर लें, रिकॉल कर लें, और आप एक स्ट्रेटेजी बना लें कि आपको क्या क्या आता है। द मोमेंट आप ये रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे कि आपको बहुत सारे पार्ट्स आते हैं तो इंटरनली आपको कॉन्फिडेंस मिलना चालू हो जाएगा और आपका फोबिया अपने आप खत्म हो जाएगा। एटीट्यूड अपने पॉजिटिव रखिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपका, डेफिनेटली उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। और अभी इफर्ट जो है आपकी, अगर आपको इफर्ट बनानी है तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, क्योंकि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव मेंटालिटी होगी या नेगेटिव होगा आपके दिमाग में तो आप पढ़ने नहीं जाएंगे। इसलिए
अगर आप चाहते हैं कि आप अभी इनपुट आवर्स बढ़ाएं, तो इनपुट आवर्स बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है आपके मस्तिष्क में बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए एग्जाम्स को लेकर। एग्जाम्स को लेकर आप परसेंटेज के बारे में मत बात करिए, कितना स्कोर करेंगे ये बहुत सेकेंडरी है। अभी केवल इतना सोचिए कि मैं कितना इफर्ट करूंगा, आपके पास कितने आवर्स हैं और कितने इफर्ट आवर्स हैं, उसको देखिए। जितने आवर्स हैं उतने आवर्स को इफर्ट आवर्स में कन्वर्ट करिए। जितना ज़्यादा इफर्ट आवर आपका बढ़ेगा, डेफिनेटली आपका इनपुट बढ़ेगा, और जब इनपुट बढ़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्वालिटी इनपुट बढ़ेगा, और क्वालिटी इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट ज़रूर आएगा। राइटिंग स्पीड, बहुत जल्दी लिखने की कोशिश मत करिए। आप अपनी राइटिंग स्पीड के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अपनी राइटिंग स्पीड को एक स्मूथ में रखिए जिसको आप 3 घंटे तक मेंटेन कर सकेंगे। अगर आप बहुत फास्ट शुरू में लिखेंगे, उसके बाद आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप फटीग हो जाएंगे, तो बाद के घंटों में आपकी राइटिंग स्पीड डाउनफॉल आएगी, आपकी स्पीड जो है गिरेगी, और उससे आपको जो टोटल कवरेज है वो नहीं मिलेगा। राइटिंग स्पीड इतना फास्ट मत करिए कि आपकी रिकॉर्डिंग स्पीड से ज़्यादा हो। जब आप लिखते हैं उसी वक्त आप ब्रेन में कंटेंट्स रिकॉल करते हैं, तो ब्रेन की जो रिकॉलिंग स्पीड है दैट मस्ट मैच विद योर राइटिंग स्पीड। अगर आपकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा हो जाए और रिकॉलिंग स्पीड कम हो जाए तो कन्फ्यूजन आएगा और फाइल मिस होगा। अगर आपकी राइटिंग स्पीड धीरे है और रिकॉलिंग स्पीड ज़्यादा है तो भी फिर आप कन्फ्यूजन आएगा और आपके हाथ रुकेगा, आपके पास कॉन्टेंट्स नहीं होंगे और टाइम वेस्ट। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत लाउडर साउंड में पढ़ेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे, इससे आप बहुत घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप बहुत कम साउंड में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी समय तक मेंटेन रहेंगी, और इस तरह से आप ज़्यादा घंटे पढ़ पाएंगे। क्योंकि फटीग अगर आ जाएगा तो ये फटीग के कारण आपकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी और आपकी रिकॉर्डिंग दोनों कम हो जाती है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने साउंड को डिज़ाइन करें, 3 तरह के पिच यूज़ करें। अगर कोई नया कंटेंट आप पढ़ रहे हैं तो आप हाई पिच में पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा कंटेंट जो कि आप एक बार पहले पढ़ चुके हैं उसको मीडियम साउंड पिच में पढ़िए, और जब आप रिवीजन करें तो बिल्कुल जीरो साउंड में पढ़िए। क्योंकि रिवीजन जो है आपका ऑलरेडी याद है, आप सिर्फ उसको क्रॉस टेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं, इसको खाली एक्सप्रेशन और ग्राफिक में हाथों से समझाते हुए आगे बढ़िए। इस तरह से आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगी और आप नया पढ़ाई कर सकेंगे। जब आप रिवाइज करें तो पूरा लंबा आंसर, जब आप रिवाइज करें तो पूरे आंसर को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू की लाइन बोलिए, बीच में जाइए और आखिरी का बोल दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ेगा। बार बार रिविजन करने से ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि मुझे याद नहीं है, और इस कारण भी ब्रेन में कॉन्फिडेंस दिखता है, कम होता है, और इस कारण से भी आपकी फॉरगेटिंग बढ़ती है। जब आप रिविजन करें तो डेफिनेटली याद रखें कि रिविजन जो है आप सिर्फ शुरू का और आखिरी का बोलें और आगे बढ़ते जाएं, और कुछ क्वेश्चन में विदाउट रिविजन करें, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें एंड बी कॉन्फिडेंट कि ये आपको आता है और आगे बढ़ जाएं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है रिविजन करने का, जिसमें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, एनर्जी लेवल बनी रहेगी, और ज़्यादा जल्दी कम समय पर आप ज़्यादा रिविजन कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। एंड बी कॉन्फिडेंट, बी एग्जाम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस क्यों गिरता है? सिर्फ जब हम रिजल्ट के बारे में सोचने शुरू करते हैं, लेकिन जब हम इफर्ट के बारे में सोचते हैं कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जब भी आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे कॉन्फिडेंस आपका नीचे आएगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम नेवर थिंक अबाउट रिजल्ट्स, थिंक ओनली अबाउट द एफर्ट्स। ये रहे एग्जाम के बारे में स्ट्रेटेजीज, और बताएंगे बहुत से स्टडीज के बारे में। देखिए प्रोग्राम सिर्फ मेरे साथ केयर वर्ल्ड में।